क्या आपका कोई पालतू पशु है? निश्चय ही आपको उससे लगाव होगा और उसे आपसे। स्नेह का जीवन में बहुत महत्व है। न केवल मनुष्य वरन पशु भी वहीं रहना चाहते हैं जहां उन्हें स्नेह मिलता हो। बंधन व शोषण प्रत्येक प्राणी को तोड़ देते हैं। प्रचलित कहावत है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, जिसका अर्थ है पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। परतंत्रता सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रस्तुत पाठ दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। आइए इस कथा का सार पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं। हीरा और मोती नाम के ये बैल सीधे सादे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। इनके माध्यम से गुलाम भारत के लोगों की परतंत्रता को दर्शाने का प्रयास किया गया था। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब बराबर हैं। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूरी काछी के दो बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंचे डील डौल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। अपना इस तरह बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें अपने साथ ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे की ओर खींचता तो वे पीछे को बल लगाते। नई जगह और नए लोग हीरा और मोती को अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने वहां से भागने की योजना बनाई और जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़ डाले और प्रातःकाल तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में करांव, कीचड़ में सने पैर और आंखों में विद्रोहमय स्नेह देखकर झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चूनी चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा न कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधा। उन्हें खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी न देखा था, क्योंकि झूरी तो उन्हें खली चूनी सब कुछ देता था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने
कदम न बढ़ाए। उसने दोनों को पीटा और हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से में भड़क उठा। गया गांव के कुछ आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियां थीं। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। रात के समय फिर उनके लिए सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन चुका था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। हीरा मोती यह जान चुके थे कि यह भैरव की लड़की है, जिसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उसकी सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की के अनाथ हो जाने के डर ने उसे रोक दिया। एक दिन लड़की ने हीरा मोती को भाग जाने के लिए कहा, परंतु वे जानते थे कि ऐसा करने पर इस बेचारी लड़की पर बात आ जाएगी। परंतु लड़की ने सूझबूझ दिखाई और रस्सियां खोलकर जोर जोर से शोर मचाने लगी कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। फिर क्या था, हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। गया गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव और खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों बैलों ने एक खेत में जी भर के मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर स्वतंत्रता की खुशी में सींग मिलाए। अचानक उन्हें सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय है, यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी न था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक ओर से एक के झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को 2-2 से एक साथ लड़ने का अनुभव न था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उस पर वार किया। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिए और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा किया। सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। आगे बढ़ने पर दोनों फिर मटर के खेत में घुस गए। अभी थोड़े ही मटर खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती खेत में ही था। वह भाग न सका। मित्र का साथ निभाने हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ न मिला। वे सोचने लगे, इससे तो गया ही अच्छा था। वहां कई भैंसें, बकरियां, घोड़े थे, पर चारा किसी के सामने न था। पूरा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर न आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर उससे क्या होना था। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़ी की कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। फिर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियां, फिर बकरियां और बाद में भैंसें कांजी हाउस से भाग गईं। पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। सफल न होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास आ गया। अगले दिन दोनों को खूब मार पड़ी और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। वे बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मृतक बैलों का कोई खरीदार न था।
अचानक एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल और मुद्रा कठोर थी आया और उनके कूल्हों में उंगली गूंथ कर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेत में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगाया। अब दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ लीं। यह देख झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। यह कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नांदों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्सव छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। चलिए इस कथा के लेखक प्रेमचंद से परिचित होते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद का साहित्य। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम जानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। प्रेमचंद की लेखन शैली। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है।